Welcome friends, welcome to Manu Law Classes. I am Gautam Dixit, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जीके एंड करंट अफेयर्स। आज के हम इस वीडियो में अगस्त 21 2021 का द डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। तो बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि रेन ऑफ टेरर इज़ नेवर परमानेंट। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और ये इसके लिए कह रहे हैं तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि तालिबान ने फिर अफ़गानिस्तान को जो कैप्चर किया है तालिबान ने, and now they are ruling the country. So he's saying that this thing never remains permanent. अगर हम सोमनाथ टेम्पल को देखें तो सोमनाथ टेम्पल इज द टेस्टिमनी ऑफ that it has been razed and plundered several times in the past and resurrected every time with greater glory. तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। सोमनाथ टेम्पल जो कि द्वारका में है गुजरात में, इनका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वेरी नाइस एग्जाम्पल। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फॉर द चिल्ड्रन एजेड बिटवीन 12 to 18 ईयर्स। इनके लिए एक डीएनए बेस्ड वैक्सीन निकली है, वो भी वर्ल्ड की फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इट्स नेम इज Zycov D. It is a COVID-19 vaccine developed by the Ahmedabad-based Zydus Cadila Group, and now it has got the emergency approval फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और इसका देखा गया है कि जो इसका इम्यूनोजेनिसिटी टेस्ट था इट वाज वेरी गुड एज अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू कोरोना ओनली, डेल्टा वेरिएंट ड्राइविंग इन्फेक्शंस इन इंडिया। तो यहाँ पे जो एक रिमेंबर करने की चीज़ है, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है इंडिया SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम INSACOG. It is a chain of labs whose aim is to monitor the coronavirus variants. तो इसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। यहाँ पे दिखाया गया है कि इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो 2/3 जो अगर हम इंडिया की बात करें तो जो मैक्सिमम इन्फेक्शन जो आज हो रही है इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द डेल्टा वेरिएंट। तो डेल्टा वेरिएंट को अगर देखें तो डेल्टा वेरिएंट को हम डेल्टा वेरिएंट के AY.2 और AY.1 एंड AY.3 की वजह से ये हो रहा है। इसमें एक टर्म आगे आएगा, इट इज़ अबाउट द वैक्सीन ब्रेक थ्रू। व्हाट इज कॉल्ड एज वैक्सीन ब्रेक थ्रू, ये एक की टर्म आया हुआ है। वैक्सीन ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि वैक्सीन का सारा डोज लेने के बाद अगर फिर से कोरोना केसेस आते हैं और पर्सन को कोरोना होता है, दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन ब्रेक थ्रू। अब डेल्टा वेरिएंट का सबसे प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ है वो यही है कि मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन ब्रेक थ्रू इज एसोसिएटेड विद डेल्टा वेरिएंट। तो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इज जस्ट अ न्यूज़, अपोजिशन लीडर्स कॉल फॉर यूनिटी टू टेक ऑन बीजेपी। ऐसे न्यूज़ जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसके बाद कांग्रेस रिजेक्ट्स द पैनल ऑन ऑक्सीजन स्कैरसिटी रिपोर्ट। सो दिल्ली गवर्नमेंट दे वांटेड टू सेट अप द पैनल ऑन ऑक्सीजन स्कैरसिटी रिलेटेड दैट, बट सेंटर हैज रिजेक्टेड दैट सेटिंग अप सच एनी टाइप ऑफ पैनल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए कि आज ओनम है, सेलिब्रेटेड इन केरला, वहाँ का फेस्टिवल है। सो ओनम, सो टू ऑल एवरी हैप्पी ओनम। अब हम थोड़ा सा स्टेट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट न्यूज़ में पाम ऑयल एंथ्यूजिज द फार्मर्स। प्लान आया हुआ है, मैं इसके बारे में 2 दिन से बात भी कर रहा हूँ। जब नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, इसकी जो सेंट्रल आउटलेट, अब देखिए क्या होता है ना कि कोई भी न्यूज़ अगर 2, 3 बार 4 बार आ रही है न्यूज़पेपर में तो आपको हिंट लग जाना चाहिए कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट and questions can be asked from there. So यहाँ पे cultivators of rubber in Kerala now they are very much enthused for palm oil, क्योंकि गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम प्रोजेक्ट निकाला है जिसका सेंट्रल आउटले है 11,040 करोड़, जिसका एम है कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल इन इंडिया। अब पाम ऑयल इंडिया का मैंने आपको पहले ही बता दिया है that the NMEO-OP जो प्रोग्राम का नाम है, it proposes to extend the cultivation of oil palm considered as a top oil crop, इंडिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एडिबल ऑयल की, to an additional of 6.5 lakh hectares so that crude palm oil production touches 11.20 lakh tons by 2025 to 2027।
6। तो ये इसकी पूरी इसका पूरा एम है। तो यहाँ पे जो है फार्मर्स दे आर वेरी हैप्पी टू रिसीव सच अ स्पेशल मिशन फॉर ऑयल पाम। इंडिया इज़ द इंडिया में जो है द पाम ऑयल इज़ इम्पोर्टेड, इंडिया इज़ नॉट सेल्फ रिलायंट इन पाम ऑयल प्रोडक्शन, सो दिस प्लान इज़ एम टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये है, जो आज के पेपर में नहीं आया है बट पिछले पेपर में आया था, दैट देयर विल बी अ प्राइसिंग मैकेनिज्म। देयर विल बी अ प्राइसिंग मैकेनिज्म, इसका मतलब कि इफ देयर इज द fall in prices in the palm oil product, in the palm oil in the market, so the deficit in price will be paid by the government of India। उसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इंडिया का विच हैज़ बीन सर्टिफाइड एज वाटर प्लस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वन लाइनर में आ सकता है, एलेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, ये स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ये सर्टिफिकेशन मिलता है। स्वच्छ भारत सर्टिफिकेशंस में बहुत सारे रेंज होते हैं। द फर्स्ट इज़ ओपन डेफिकेशन फ्री, उसके बाद ODF प्लस, उसके बाद ODF प्लस प्लस एंड देन वाटर प्लस। और इसमें से अगर हम देखेंगे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इट हैड ऑलरेडी अचीव्ड ODF F प्लस प्लस स्टेटस। तो ओपन डेफिकेशन फ्री, देन ओपन डेफिकेशन फ्री के साथ साथ अगर उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे भी काम किया हुआ है, so all these are called as ODF plus and ODF plus plus। तो ODF plus and ODF plus plus पहले ही इनको मिल चुका है। so if you will see that this certification 9 indicators पे बेस्ड होता है regarding safe discharge of sewage, safe cleaning practices, mechanical equipment support। मैकेनिकल इक्विपमेंट सपोर्ट मतलब कि जो सीवेज रिलेटेड जो भी वाटर ट्रीटमेंट है, जो भी साफ़ सफाई करनी है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है और मशीन का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। देन ट्रीटमेंट कैपेसिटीज़, रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन्स, कॉस्ट रिकवरी, ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सैनिटेशन अथॉरिटी। ये जो 9 इंडिकेटर्स के बेसिस पे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वाटर प्लस की कैटेगरी मिली हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था दैट फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर इज दैट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज़ बीन रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नाउ there has been a new award instituted by the Maharashtra government that is called as Rajiv Gandhi Excellence Award in Information Technology। ये अवार्ड जो है वो 5 कैटेगरीज में दिया जाएगा। द फर्स्ट इज IT इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, IT एनेबल्ड सर्विसेज, IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर, मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स एंड स्पेशल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू महाराष्ट्र। आज के एडिटोरियल्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसके ऊपर आएंगे। सबसे हम कुछ और न्यूज़ देख सकते हैं। अरेस्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ मस्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल हम अगर आर्टिकल 20 पढ़ते हैं और आर्टिकल 22 पढ़ते हैं तो उसमें अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कुछ प्रावधान है कि अगर किसी को अरेस्ट करना है तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं होना चाहिए, स्पेशली ओनली इन क्रिमिनल केसेस। देन देयर शुड बी नो डबल jeopardy, देन देयर शुड बी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और whenever the arrest is to be made, the ground of arrest, the right to consult the lawyer, all these should be provided to the person who has been arrested। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। ये कह रहा है कि हर केस में अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरली बिकॉज कि लॉ अलाउ करता है कि आप अरेस्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। अब अरेस्ट कब करना चाहिए? So the occasion to arrest an accused during the investigation arises when custodial investigation मतलब पुलिस कस्टडी की investigation becomes necessary or it is a heinous crime or where there is a possibility of influencing the witness or accused में abscond। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो आप मतलब पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो वो जस्टिफाइड है। वो 4 कौन कौन से हैं? एक तो the occasion to arrest an accused during investigation arises when custodial investigation becomes necessary। मतलब कि आदमी को कस्टडी में लेके इन्वेस्टिगेट करना, पुलिस कस्टडी में लेके इन्वेस्टिगेट करना अगर वो नेसेसरी है, या वो कोई हीनियस क्राइम है, या अगर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर एक्यूज्ड बाहर रहेगा
देन दैट एक्यूज्ड कैन इन्फ्लुएंस द विटनेसेस, और अगर डर है कि एक्यूज्ड भाग जाएगा, अगर ये डर नहीं है तो अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी टाइप का न्यूज़ है कि तेलंगाना में एक स्कीम है दलित बंधु स्कीम, एंड सम ऑफ द opposition parties they have lamented that this scheme is purely targeting to the recent election which is going to come up in तेलंगाना। तो हमारे लिए वो जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए बस इतना जानने का ज़रूरत है कि तेलंगाना गवर्नमेंट का दो स्कीम है, एक राइतु बंधु स्कीम विच प्रोवाइड्स subsidies or which helps for the empowerment and development of communities। उसी के लाइन पे एक हमारा एक और स्कीम है तेलंगाना में, दलित बंधु स्कीम। दिस इज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। सो द दलित बंधु स्कीम, नाउ ये थोड़ा सा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में आ चुका है, बट यू जस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ द इनकम सपोर्ट स्कीम फॉर फार्मर्स फॉर राइतु बंधु। राइतु का मतलब तेलुगु में फार्मर्स होता है, तो राइतु बंधु स्कीम इज द इनकम सपोर्ट स्कीम फॉर फार्मर्स एंड दलित बंधु स्कीम इज द इनकम सपोर्ट स्कीम फॉर द scheduled caste। Now continuing with the what we did in the first page about the delta variant, so now see over here, globally there are believed to be 13 sublineages of delta variants। now इसमें से prominent कौन कौन से हैं, AY.1, AY.2 एंड AY.3, और AY.3 इज .1 भी आ चुका है विच इज द सब लिनिएज ऑफ AY.3 इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद AY.12 है, सो AY.3 है वो यूनाइटेड स्टेट्स में, AY.12 इज इन इजराइल। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज करेंटली एडिंग अबाउट 3500 न्यू केसेस अ डे, और उसमें से 75% ऑफ द केसेस आर कमिंग फ्रॉम 2 स्टेट्स, केरला एंड महाराष्ट्र। इसी में एक टर्म है जो मैंने डिस्कस भी किया था, वैक्सीनेशन ब्रेक थ्रू। तो वैक्सीनेशन ब्रेक थ्रू इज इम्पॉर्टेंट। वैक्सीनेशन ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि emergence of variant of corona after the vaccination, after the full vaccination has been given to any person। ये न्यूज़ है, कोटा बेनिफिट कैन बी अवेल्ड साइमल्टेनियसली इन टू, कैनॉट बी अवेल्ड साइमल्टेनियसली इन 2 स्टेट्स। यहाँ पे एक पर्सन है जो यहाँ पे मैंशनड है, उन पर्सन, सो ही टुक द कोटा बेनिफिट ऑफ scheduled caste or reserved category in Bihar as well as in Jharkhand। So here the Supreme Court has said that one person cannot take quota benefit in 2 states simultaneously। मतलब एक साथ आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं रह सकते 2 डिफरेंट स्टेट्स में। अगर आपने एक स्टेट में अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो अगला स्टेट का रिजर्वेशन आपको छोड़ना पड़ेगा। येस, द पर्सन कैन टेक द part in election or otherwise in employment but under the general category। for example कि यहाँ पे जो person है, he is the permanent residence of Patna, Bihar, where he is recognized in a reserved category। now he wants to claim reservation in Jharkhand also, so here the Supreme Court is saying no, either Bihar or Jharkhand, not both ways। so that Supreme Court has told that the person can fight the election in Jharkhand but from the general category because that person is already recognized as scheduled caste or reserved category in Bihar। उसके बाद elopements most prosecuted under child marriage law according to the study। तो सबसे पहली बात कि ये स्टडी किसने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है क्या? नहीं, दिस स्टडी इज नॉट कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। This study is about child marriage prosecutions in India brought out by Partners for Law in Development, which is a Delhi-based legal group। इन्होंने 3 एक्ट की स्टडी की which is related to the children and child marriages। The first is Prohibition of Child Marriage Act 2006, then Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 and the Indian Penal Code। then इन्होंने पाया कि सबसे ज़्यादा केस जो रजिस्टर होता है, there are certain types of cases like elopement, kidnapping एंड फोर्स्ड मैरिज। तो ऐसे कुछ टाइप के क्राइम होते हैं गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट। तो उसमें से पाया गया कि 65% ऑफ द केसेस आर रिलेटेड टू एलोपमेंट, भाग जाना, ठीक है ना।
कि यहाँ पे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेल्फ अरेंज्ड मैरिज, की लड़के लड़की ने खुद मिलकर शादी कर ली, बट लड़की जो है वो 18 साल की नहीं है। उसके बाद 30% ऑफ द केसेस आर दोज विच इज रिलेटेड टू अरेंज चाइल्ड मैरिज, मतलब जहाँ पे फैमिली ने अरेंज किया, वो 30% ऑफ द केसेस हैं। एंड 5% ऑफ द केसेस आर ओनली रिलेटेड टू फोर्स्ड मैरिज, मीन्स इट इज रिलेटेड टू किडनैपिंग एंड ऑल दैट। अच्छा, उसके बाद सबसे ज़्यादा कस्टडी का डिमांड कौन करता है, तो ये पाया गया कि आउट ऑफ 83 केसेस, इन 56 केसेस और 67.4% the legal proceedings was initiated by the parents or their relatives. Okay, so here the parents wanted to seek the custody of the girl child. सिर्फ 7% केस में ऐसा देखा गया है कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर ने गर्ल चाइल्ड का कस्टडी मांगा है, एंड 7% ऑफ द केस में ये देखा गया है दैट कस्टडी जो है वो थर्ड पार्टी या एनजीओ ने सीक किया है। नाउ द next important thing is कि girls on their own, in how many cases they are seeking the legal remedies, so it is 3.5% of the cases under this act, and they relate mainly to the arranged marriage or to initiate criminal legal action against their parents for arranging an underage marriage. So this is very important कि girls जो हैं वो किस कैटेगरी में प्रोटेक्शन सीख कर रही है, या तो उनका अरेंज मैरिज हो गया एंड दे आर नॉट रेडी to live with the husband and they are suing their own parents for illegally arranging the arranged marriage before they turned 18. अच्छा, अगर हम पनिशमेंट देखें एलोपमेंट की, तो अगर हम देखें तो अंडर द आईपीसी इसका 10 साल का इम्प्रिजनमेंट है, विच कैन गो अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इफ कन्विक्टेड फॉर रेप अंडर आईपीसी, और जेल ऑफ 20 years अंडर द पॉस्को एक्ट। ओके, अगर हम पॉस्को एक्ट की बात कर दें तो इसमें कोई भी मिनिमम सेंटेंस नहीं है, बट मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो 2 साल की है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजंस दिस एलोपमेंट वाला सेक्शन इज बीइंग यूज्ड एज द वेपन टू सेटल द फैमिली डिसऑनर। यहाँ पे वन लाइनर अगेन दैट जॉनसन एंड जॉनसन हैज सीक्ड अप्रूवल फॉर कोविड वैक्सीन ट्रायल्स ऑन एडोलेसेंट। यहाँ पे एज ग्रुप है वो 12 to 17 years है। तो यहाँ पे पहले ही जाइडस कैडिला ने ले रखा है, अब जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो लेने की कोशिश कर रही है, एंड इट हैज़ मूव्ड एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। द 5 कोविड वैक्सीन ग्रांटेड EUA इन इंडिया आर, यहाँ पे अभी 5 कोविड वैक्सीन इंडिया में हैं, वो कौन कौन से हैं, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, मॉडर्ना है, और अब इसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन भी है, बट जॉनसन एंड जॉनसन इज द फर्स्ट आफ्टर जाइडस कैडिला विच इज सीकिंग द ऑथराइजेशन फॉर 12 to 17 years। यहाँ पे केरला गवर्नमेंट है, यहाँ पे 3.2 crore एड फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स। वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट द कोविड ऑर्फन्स, तो यहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए दे हैव कम अप विद दिस गाइडलाइंस एंड असिस्टेंस टू 87 चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स और गार्जियंस टू कोविड-19। अब यहाँ पे क्या होगा, दैट फंड फॉर 3 रुपीज़ हर बच्चे के नाम पे 3 लाख की फिक्स डिपॉजिट होगी, और मंथली पेमेंट उनको किया जाएगा 2000 का, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद उनका जो एजुकेशन का एक्सपेंसेस है वो CM डिस्ट्रेस रिलीफ फंड से दिया जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस, नवीन लॉन्चेस, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा Naveen Patnaik launches smart health card for poor in Odisha. So we have already done this scheme last day, day before yesterday. The scheme name is Biju Swasthya Kalyan Yojana. इसके तहत every family will get a health benefit of rupees 5 lakh per annum. It is the first health scheme based on health smart card. अगर woman member of the family है, then she will get the treatment up to rupees 10 lakh. When this scheme was announced on 75th इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद ये स्कीम कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये स्कीम मलकानगिरी से लॉन्च किया गया है इन ओडिशा। मलकानगिरी इज़ अ ट्राइबल एरिया एंड दिस एरिया वॉज इन न्यूज व्हेन द कोविड सेकेंड सर्ज वॉज गोइंग ऑन। उसके बाद GSI, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
इज प्रमोटिंग जियो टूरिज्म साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट टू विजिट आफ्टर अनलॉक। सिक्किम ने पहले से ही अपना स्टेट है वो टूरिस्ट लोगों के लिए ओपन किया है, और सिमिलरली नागालैंड इज गोइंग टू फॉलो द सूट। ओके, तो 12 लोकेशंस जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में दे हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द जियो टूरिज्म एंड जियो हेरिटेज साइट्स इन द कंट्री। ओके, इसमें से कहाँ कहाँ के साइट्स हैं? 3 मेघालय में, 2 असम और त्रिपुरा में, एक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। ओके, आज का जो फॉरेन अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूएशन है जो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीजा कर्टिस हैं, शी इज़ फॉर्मर साउथ एंड सेंट्रल एशिया डायरेक्टर ऑफ द यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो पूरा आर्टिकल है, नाउ हियर शी इज सेइंग दैट द डील बिटवीन यूएस एंड तालिबान विच इज़ कॉल्ड एज दोहा एग्रीमेंट, इट वाज हैवीली इन फेवर ऑफ तालिबान। इसमें क्या हुआ कि तालिबान के साथ डील किया गया कि यूएस विड्रॉ करेगी एंड तालिबान विल शेयर द पावर, बट बिफोर तालिबान कुड शेयर द पावर इट वाज इसमें अफगानिस्तान के नेशनल गवर्नमेंट को पार्ट नहीं बनाया गया। बाद में बिफोर तालिबान कुड एग्री दैट इट विल शेयर पावर विद द गवर्नमेंट, द 5000 तालिबानी fighters they were released from the prison. So what happened over here that the Taliban they sensed the victory over here. So these are the things over here. तो यहाँ पे जो हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं वही है। उसके बाद फिर से कंटिन्यूएशन है। रिपोर्ट्स ऑफ टारगेटेड तालिबान किलिंग स्पार्क अफगानिस्फियर्स। यहाँ पे हज़ारा मैन जो हैं, सो हज़ारा मैन उनको मतलब गजनी प्रोविंस में टारगेट करके उनको किल किया गया। तो यहाँ पे एक अब ह्यूमन राइट्स का इशू आना स्टार्ट हो चुका है कि अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे तो जो पुराना डर था कि दैट कि जर्नलिस्ट को मारेंगे, माइनॉरिटी ग्रुप्स को मारेंगे, तो इससे जो है कि वहाँ का सिचुएशन और बिगड़ जाएगा। उसके बाद चाइना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना फॉर्मली पासिस 3 चाइल्ड पॉलिसी इनटू लॉ। तो चाइना पहले 1980s में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाती है, फिर 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाती है, फिर रिसेंटली इट हैज़ कम आउट विद द 3 चाइल्ड पॉलिसी। ये एम इसका क्या है? तो बूस्ट द बर्थ रेट। क्यों? तो हम इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ेंगे। द सेंसस जो रिसेंटली कंडक्टेड चाइना में सेंसस हुआ उसमें पाया गया कि चाइना की पॉपुलेशन 1.41 बिलियन है, इंडिया की 1.36 बिलियन है। ओके, तो टोटल 72 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। बट अगर हम 60+ पॉपुलेशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इट हैज़ इंक्रीज बाई 5.544% एंड 264 मिलियन इन एब्सोल्यूट नंबर। ओके, और इनकी जो प्रपोर्शन है वो 18.70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। अब अगर हम 15 to 59 एज ग्रुप की बात करें जिसको हम वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं, तो ये घटा है। भाई कितना घटा है? 6.79% से घटा है, और अब इसकी नंबर है 894 मिलियन। अब चाइना का जो वर्किंग पॉपुलेशन था 15 to 59 एज ग्रुप, इट पीक टू 935 मिलियन इन 2011। 2011 में सबसे ज़्यादा था विच इज़ 935 मिलियन, अब घट के 894 मिलियन हो चुका है। देयर इज एन एस्टिमेट विच सेज दैट द नंबर विल बी डाउन टू the number will be down to 700 million by 2050. So it is a worrying call for China that it will have the aging population and few hands to work. उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो इंक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। सो नाउ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड। सो मलेशियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग पॉलिटिकल पार्टी रिक्लेम द प्रीमियरशिप इट लॉस्ट इन अ शॉक 2018 इलेक्शन डिफीट आफ्टर द किंग ऑन फ्राइडे नेम्ड इट्स कैंडिडेट। अब देखो कैंडिडेट का नाम इंपॉर्टेंट है, इस्माइल सबरी याकूब। नाउ ही विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ Malaysia. Okay, so Mr. Ismail, he was the deputy prime minister under the government of Muhyiddin Yassin, who recently resigned. यहाँ पे जयंत वर्मा हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट के। जो आरबीआई के मेंबर्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जो गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं
दे आर इलेक्टेड फॉर द 4 years। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। ये मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टारगेट है। अगर हम ग्रोथ रिवाइवल की बात करें तो ये सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का गोल नहीं होता, ये गोल फिस्कल पॉलिसी का होता है, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो यहाँ पे है कि ही इज मेकिंग अ केस दैट आरबीआई शुड फोकस ऑन इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड नॉट ऑन रिवाइविंग द ग्रोथ विच इज़ द जॉब ऑफ फिस्कल पॉलिसी विच इज़ रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि अगर हम इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो देयर विल नॉट बी प्राइस स्टेबिलिटी, एंड इफ देयर इज नो प्राइस स्टेबिलिटी इन द मार्केट देन द इन्वेस्टमेंट विल सफर अगेन। So he is saying that very soon we have to give the accommodative policy, okay, जो आरबीआई ने अभी अपनाया हुआ है कि accommodative policy जो है वो हमको बहुत सुन शायद गिव अप करना पड़ेगा बिकॉज इन्फ्लेशन इज हायर। अब वो इन्फ्लेशन के बारे में कुछ कहते हैं, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। The monetary policy was much less effective than fiscal policy for providing targeted relief to the work-affected segments of the economy. Monetary accommodation appears to be stimulating asset price inflation to a greater extent than it is mitigating the distress in the economy. ये बहुत important observation है कि accommodative policy के वजह से किसी भी सेक्टर की ग्रोथ रिकवरी इतनी नहीं हो रही है जितना कि एसेट प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है। और पीपल एसेट प्राइस मतलब कि एसेट के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो नाउ ही इज शोइंग दैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर शोइंग ग्रेटर साइन ऑफ परसिस्टेंस, मतलब कि बिकॉज ऑफ दिस एसेट प्राइस इंक्रीज, अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो एक आगे मतलब वो बहुत समय से अपर लेवल पे है। So because of this inflation is going to sustain for a longer period. He makes the case that if we want to keep the repo rate at 4%, repo rate means the rate at which banks borrow from the RBI, should be, if the repo rate is to be kept at 4%, then the reverse repo rate means the rate which RBI offers for the bank's deposit should be raised from 3.35%. देखिए रेपो रेट का अपना भी एक वो होता है कि रेपो रेट जितना कम होता है, ओके, what happens over here is कि रेपो रेट आप जितना बढ़ाओगे तो what will happen that banks they will find it more lucrative to deposit their surplus with RBI, और रेपो रेट जितना कम होगा बैंक फिर क्या करेगी कि the banks will start finding different avenues to invest, क्योंकि RBI उनके डिपॉजिट पे कम पैसा दे रही है। So that's the case he is making out. Now the next one is RBI IRDAI not must for FDI in bank led insurance, so this is also important. तो यहाँ पे अगर FDI इन्वेस्टमेंट मोर देन अगर इंश्योरेंस सेक्टर में होता है देन दे नीड द अप्रूवल ऑफ RBI एंड IRDAI बोथ। उसके बाद यहाँ पे जी साथियान एंड मनिका बत्रा दे हैव बिकम द first Indian pair to win a mixed double title on the Pro Tour. So they have won the World Table Tennis Contender at Budapest by defeating the Nandor Aski and Dora Madras of Hungary. उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैम्पियनशिप के। यहाँ पे संजू देवी एंड बथेरी दे हैव लॉस्ट देयर रिस्पेक्टिव फाइनल मैचेस बट दे हैव वन द सिल्वर इन वुमेन 62 kg। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ये दो स्पोर्ट्स के न्यूज़ दे आर इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल रिबूट टू रीसेट। यहाँ पे कल के न्यूज़पेपर में द कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ही हैड सेड दैट यूएस इज़ नो मोर इंटरेस्टेड इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड वी शुड चेंज आवर अप्रोच। तो यहाँ पे जो ऑथर है, द ऑथर इज सेइंग दैट यूएस इज़ नाउ नो मोर इंटरेस्टेड इन हैविंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन other areas like barrier free trade. Okay, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एक सिस्टम की बात हुई है, यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज। ये
यूएस जो है कुछ कुछ कंट्रीज़ को प्रेफरेंस देता है टू हैव लो टैरिफ import in US. Now coming to the next paragraph, here the author is saying that there cannot be one way traffic. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियन गुड्स को हर जगह टैरिफ बैरियर फ्री टैरिफ मिले और हम फॉरेन गुड्स को सेम प्रोटेक्शन न दें. So now India has to open its door even for barrier free imports also from US. So this is the main thing which is going on in this way. ओके, नाउ फेथ एंड मैरिज. तो यहाँ पे डिस्कशन हुआ है अबाउट फेथ एंड मैरिज. तो यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया. गुजरात का एक एक्ट है, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021. सो द क्रक्स ऑफ द इशू इज ओवर हियर that while anti-conversion laws called in some state as laws on freedom of religion have always sought to criminalize conversions obtained through fraud, force or allurement, the recent enactment or amendments have created conversion by marriage as one of the legal form of conversions. यहाँ पे देखिए क्या है कि the Gujarat High Court is saying that if somebody is marrying a person from other religion and then converting, then it's not a conversion by fraud, force or allurement and it cannot be punished. It cannot be punished. Now in this article, this is more or less about the article जिसको हम वर्टिकल मोबिलाइजेशन कहते हैं. वर्टिकल मोबिलाइजेशन का मतलब कि सोशल स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ जाना. सो दलित्स हिस्टोरिकली जिन्होंने हमेशा लोअर पिरामिड, लोअर बेस ऑफ द पिरामिड पे थे, नाउ देयर इज अ वर्टिकल मोबिलाइजेशन बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वेयर दे हैव बीन एकोमोडेटेड. यहाँ दो टाइप की पॉलिटिक्स की बात हुई है, बहुजन एंड हिंदुत्व. तो बहुजन पॉलिटिक्स जो था, जो 1980s में काशीराम ने इनिशिएट किया था, और यहाँ पे क्या था कि द बहुजन इज़ द सोशियो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, कि मतलब हमारा वर्टिकल मोबिलाइजेशन नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी वी विल ट्राई टू कैप्चर द पावर. पर अगर हम बात करें हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व सिर्फ उनको पॉलिटिकल पावर नहीं देता, साथ साथ में उनको डिग्निटी भी देता है. सो दिस एक्सप्लेन्स दैट व्हाई देयर इज अ शिफ्ट इन उत्तर प्रदेश स्पेशली, दैट द दलित्स दे हैव अबंडन्ड द बहुजन समाज पार्टी एंड देन दे आर गोइंग फॉर बीजेपी. क्योंकि बीजेपी जो यहाँ पे है वो बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिसको आप कह सकते हैं सेवा कार्य, जहाँ पे स्लम रिहेबिलिटेशन हो रहा है, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, एजुकेशन दिया जा रहा है, और साथ साथ में अगर हम देखें तो मीडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, एक्सेस टू मीडिया हो गया है. सो दिस हैज़ लीड टू द दलित अवेकनिंग एंड नाउ दे ऑल्सो नो दैट दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वोट बैंक. एंड जहाँ पे भी उनको ऐसा लगेगा कि उनका जो एम्पावरमेंट है वो ग्रेटर डिग्री तक हो सकता है, देन दे विल फेवर दैट पार्टी. और डेमोक्रेसी में ऐसा होना भी चाहिए. नाउ द फॉल ऑफ काबुल, द फ्यूचर ऑफ रीजनल जियो पॉलिटिक्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. यहाँ पे देखिए बात ये हो रही है कि काबुल से अमेरिका का एग्जिट हो गया. नाउ देयर इज अ पावर वैक्यूम. ये वैक्यूम कौन लेगा? तो ये वैक्यूम, द ऑथर इज सेइंग दैट दिस वैक्यूम विल बी टेकन ओवर बाय चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया एंड परहैप्स इवन ईरान इन द फ्यूचर. अगर हम इन तीनों कंट्रीज़ की बात करें, चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान, और यूएस के जाने के बाद, तो यहाँ पे ये ऑथर कह रहा है कि कल को हो सके यूएस भी दे विल स्टार्ट टॉकिंग विद द यूएस विल स्टार्ट टॉकिंग विद रशिया, पाकिस्तान एंड चाइना टू मैनेज द सिचुएशन इन अफगानिस्तान. तो इन सब एशियन जियो पॉलिटिक्स चेस बोर्ड में इंडिया कहाँ पे खड़ा होगा? क्योंकि इंडिया का मोर और लेस चाइना, पाकिस्तान के साथ बनता नहीं, और अगर अफगानिस्तान में सिचुएशन सब स्टेबलाइज करना है एंड इफ यूएस चाइना कम क्लोजर देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर इंडिया. उसके बाद एडवांटेज चाइना एंड एक्सट्रीमिज्म. अब यहाँ पे द ऑथर इज सेइंग दैट चाइना हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज्ड इट्स फुटप्रिंट इन अफगानिस्तान बाय एंटरिंग इनटू सीक्रेट डील्स विद तालिबान सो दैट द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट डज नॉट टारगेट द जिंगजियांग प्रोविंस. एट द सेम टाइम चाइना ये भी चाहेगा कि अफगानिस्तान कम्स ऑन बोर्ड ऑन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विच इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ. तो इन सब से क्या होगा कि पूरे नेबरहुड में इंडिया विल बिकम आइसोलेटेड. उसके बाद व्हाट विल हैपन इज दैट कि इन सब रीजनल एलाई अगर बन जाता है स्ट्रॉन्ग विच इज डोमिनेटेड बाय चाइना,
so it will have repercussions on Indian economy as well as Indian border dispute. So this is the second thing. उसके बाद टेररिज्म एक बढ़ता हुआ खतरा है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि द नेबरहुड जो अदर कंट्रीज है दे आर गोइंग फॉर द सीक्रेट डील विद तालिबान सो दैट कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स उन कंट्री को टारगेट करती हैं उनको तालिबान ना सपोर्ट करे. द फर्स्ट थिंग इज दैट वी कैन नॉट फाइट टेररिज्म विद सच अ साइलो अप्रोच, वी नीड अ कंसर्टेड अप्रोच. सेकेंड इज दैट इससे क्या होगा कि तालिबान की जो बार्गेनिंग पावर है वो रशिया, चाइना, पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी विच में एंडेंजर द रीजनल सिक्योरिटी. ओके, उसके बाद हम अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया का जो एक सपना था कि इंडिया विल गेन इट्स लिवरेज इन सेंट्रल एशिया वो अब पॉसिबल नहीं है. ओके, अच्छा जो कनेक्टिविटी की बात हो रही थी वो भी अब पॉसिबल नहीं है बिकॉज पाकिस्तान विल नॉट अलाउ टू डू दैट थ्रू अफगानिस्तान. So here it is like that India is somewhat right now we have to rethink our foreign policy. उसके बाद अब रास्ता क्या है इंडिया के पास? इंडिया के पास एक ये रास्ता है कि भाई वो साउथ वेस्ट एशिया को अब अपना ध्यान वहाँ से हटा के इंडो पैसिफिक पे फोकस करे. सेकेंड ये हो सकता है कि अपने नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करे. थर्ड ये हो सकता है जो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया पाकिस्तान जो टाइज़ है वो कोल्ड पीस हो जाए, मतलब कि उनमें थोड़ी सी जो कड़वाहट है वो निकल जाए. एंड अगर पीस नहीं हो सकता दोनों कंट्री के बीच में तो एटलीस्ट स्टेबिलिटी रहे ताकि इंडिया को वेस्टर्न फ्रंटियर पे प्रॉब्लम ना हो. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पे जो बात हो रही है वो लैंडस्लाइड की बात हो रही है. डबल एस स्वॉर्ड की बात करते हैं. यहाँ पे बात किया गया है कि जो सेवरल लैंडस्लाइड्स अभी हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, खासकर लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, विच इज़ बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रेन. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओवर हियर इज़ दैट कि यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है. सो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पावर प्रोजेक्ट्स एंड डैम द यूज़ ऑफ रॉक ब्लास्टिंग एंड हैवी मशीनरी इन कंस्ट्रक्शन साइट्स, टनल बनाना, फिर ट्री को डिस्ट्रॉय करना, ये वहाँ के इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है. लैंडस्लाइड पहले नहीं होते थे, ऐसा नहीं है, लैंडस्लाइड पहले भी होते थे बट अब उनकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है. एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे, जब हम उत्तराखंड का फ्लड डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आया था. सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि जब रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड डेब्रिज दे आर थ्रोन इनटू द वैली, रिवर वैली में डेब्रिज सारे फेंक दिए जाते हैं विच ऑब्स्ट्रक्ट्स और ब्लॉक्स द रिवर फ्लो विच लीड्स टू अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट और रिवर में इट इज़ अनरेगुलेटेड फ्लो. उसके बाद वहाँ पे 2012 में स्टेट स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लाया था. वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक डिफॉरेस्टेशन, लैंडस्लाइड, लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड, ये वहाँ पे बहुत कॉमन है. अच्छा, इसके साथ साथ अब क्या हो रहा है कि एक थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम होते जा रहा है कि लाइवलीहुड इशू इज़ अंडर थ्रेट. अब अगर आप हिमाचल प्रदेश देखेंगे तो हिल इकोलॉजी है, हिल इकोनॉमी है. सेकेंड थिंग अगर आप देखोगे कि वहाँ पे स्लोप्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. कभी भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे, टनल बनाओगे तो स्लोप्स में क्रैक आ जाते हैं. ओके, स्लोप्स में क्रैक आने लगते हैं. तो जैसे ही बारिश बहुत ज़्यादा हुआ इस क्रैक में पानी भरा एंड देन देयर विल बी द लैंडस्लाइड. जब भी ये लैंडस्लाइड होता है तो ऑर्चर्ड्स, ओके, प्लांटेशन क्रॉप्स, दे ऑल गेट डिस्ट्रॉय विच इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर number of peoples over there. Now because of this situation the citizens now they are protesting against the hydropower projects. So this is the article all about. So that's all for today. Let's meet tomorrow again with the new daily Hindu analysis. Till then, have best of luck. Have a nice day. Thank you.